हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरपे एंड वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विद मी। हमारे यहाँ गर्मियाँ शुरू हो गई थी बट सडनली आज बारिश हो गई है। आई एम सो थैंकफुल बिकॉज आई एब्सोल्युटली हेट समर्स। मैं सर्दियों में 2 रज़ाएं ले सकता हूँ लेकिन मैं गर्मियाँ नहीं झेल सकता। सीरियसली आई नो दिस थिंग कि कई सारे लोगों को गर्मियाँ पसंद होती हैं बट आई एम नॉट वन ऑफ देम। बट लेट्स स्टार्ट विद टुडेज केस नाउ। फैमिली, एक माँ बाप का प्यार एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुरुआत के जो ये ईयर्स होते हैं बच्चों के लिए, उसमें उनकी जैसी परवरिश हो बच्चा बड़ा होकर वैसा ही बनता है। सो इफ यू आर रूड टू योर किड, he will rebel. If you're too lenient on your kid, they will probably do something very bad. पर अगर तुम लोग अपने बच्चों को अगर तुम उन्हें ढंग से गाइड नहीं करते हो तो बच्चे किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, एक ऐसे डायरेक्शन में जहाँ पे वो तुम्हारा गुस्सा अपने फ्यूचर बच्चों पे निकाले। बट व्हाट इफ अ फादर, एक बाप ही अगर अपनी बेटी की जिंदगी हेल बना दे तो? आज हम जिस केस की बात करने जा रहे हैं उसमें शुरुआत से हमें पता है कि क्या होने वाला है। जिस आदमी की आज हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जोसेफ। जोसेफ वॉज अ नॉर्मल गाय, ही वॉज ऑल्सो अ फादर, ही वॉज ऑल्सो अ सन, ही वॉज ऑल्सो अ हस्बैंड। पर जोसेफ ने एक ऐसा प्लान बनाया, एक ऐसी तैयारी करी उसने जिसमें उसे 18 साल लगे। एक ऐसा बाप नहीं, आज हम एक ऐसे आदमी की बात करने जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉरेबल था और मेरे मायने में कोई भी बाप जोसेफ फ्रित्zel जैसा नहीं हो सकता है। सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट जोसेफ एंड एलिजाबेथ फ्रित्zel। Joseph Fritzl was born on 9th April 1935 in Austria. जोसेफ की जब बचपन की फ़ोटोज़ देखी जाती हैं तो ये लगता नहीं है बट ही वॉज बॉर्न इन अ वेरी बैड एनवायरनमेंट। जोसेफ फ्रित्zel की मॉम मरिया मेंटली अनस्टेबल थी और मरिया के जो फर्स्ट हस्बैंड थे वो उसे छोड़ के चले गए थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि मरिया बच्चा पैदा नहीं कर सकती। और ये दिखाने के लिए कि मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नामर्द नहीं हूँ, मरिया के हस्बैंड ने अपने घर में 3 हाउस वर्कर्स हायर करे। ऑल 3 ऑफ देम वर फीमेल्स और उसने इन तीनों लड़कियों के साथ बच्चे पैदा करे, जिन बच्चों की देखभाल भी जोसेफ की मॉम मरिया को करनी पड़ी। इसके बाद मरिया ने एक दूसरे आदमी से शादी कर ली जिसे वो जानती नहीं थी और जिसे वो ज़्यादा पहचानती नहीं थी, और तब पैदा हुआ जोसेफ फ्रित्zel। तो जैसा कि मैंने कहा कि जोसेफ की मॉम मरिया मेंटली अनस्टेबल थी, तो वो कभी भी जोसेफ को अपनी आंखों से दूर नहीं होने देती थी क्योंकि उन्हें यह डर था कि कहीं जोसेफ भी उन्हें छोड़ के ना चले जाए। इट साउंड्स लाइक दैट शी वाज अ वेरी नाइस मॉम, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मरिया बचपन में जोसेफ को बहुत मारती थी अलग अलग चीज़ों से। वो उसे इतना मारती थी कि जोसेफ सांस नहीं ले पाता था और मारने के सीधा बाद मरिया उसे हक कर लेती थी। ये वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, तो जब कुछ सोल्जर्स को ये पता चला कि मरिया अपने बेटे को कैसा ट्रीट कर रही है, कितना मार रही है, तो उन्होंने मरिया को कंसंट्रेशन कैंप्स में बंद कर दिया, जिसके बाद जोसेफ को ऑर्फनेज में रहना पड़ा। अब जोसेफ को ऑर्फनेज जाके ऐसा लगा होगा कि घर से तो ऑर्फनेज की लाइफ ही बेटर है, भले ही वहाँ प्रॉपर खाना नहीं मिलता या फिर प्रॉपरली रहने की जगह नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट अब वो मार तो नहीं खाएगा। बट सैडली ऐसा नहीं था, क्योंकि एक तो जोसेफ 8 साल का था और ऊपर से क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, तो किसी ने भी जोसेफ को अडॉप्ट नहीं करा और इतने साल यहाँ रहने पर वो ऑर्फनेज में भी बुली हो रहा था। वहाँ के बच्चे भी जोसेफ को अब मारते थे और उस ऑर्फनेज में एक मेल स्टाफ मेंबर ने जोसेफ को 3 साल तक असॉल्ट करा था। बट अभी तक जोसेफ को ये लगता था कि उसकी मॉम मर चुकी है, बट शी सर्वाइव्ड द कॉन्सेंट्रेशन कैंप, जिसके बाद मरिया कॉन्सेंट्रेशन कैंप से और भी ज़्यादा टॉर्चर मेथड सीख कर आई और कैंप से बाहर आने पर उसने जोसेफ को अपने पास वापस बुला लिया और ये सारे के सारे मेथड्स उसने जोसेफ पे ट्राई करे। इतनी मार खाने के बाद और इतनी ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने के बाद ये चीज़ तो क्लियर थी कि मरिया और जोसेफ दोनों का मेंटल बिल्कुल ही टूट चुका था। बट दे बोथ वर इंटरट्वाइंड, दे बोथ हेटेड ईच अदर, बट दे स्टिल लिव टुगेदर। क्योंकि और कोई उनके पास था ही नहीं, ना बाप था ना और कोई फैमिली थी, तो वो और कहाँ जाते। जोसेफ भी बचपन से काफ़ी ज़्यादा टिमिड बच्चा था, वो चिल्लाता नहीं था, वो कभी रेबेल नहीं करता था, वो अपनी मम्मी को कुछ बोलता नहीं था। पर जैसे ही जोसेफ 15 साल का हुआ, हिज पर्सनैलिटी शिफ्टेड ड्रास्टिकली। अब वो अपनी मॉम की मार नहीं झेलता था, he used to fight back. अब वो किसी से भी कुछ नहीं सुनता था. You know, he was in his rebel stage. It was good thing that he was fighting back for himself. पर इस टाइम पर जोसेफ अब लड़कियों को भी छेड़ने लगा था। वो बाथ हाउसेस में या फिर घर की छतों से चुपके चुपके लड़कियों को नहाते हुए देखता, कभी कपड़े बदलते हुए देखता था, कभी वो ड्रेसिंग रूम्स में छुप जाता, कभी वो कैफेटेरिया में छुप जाता, कभी वो लड़कियों के बाथरूम में छुप जाता। और जोसेफ अपने स्कूल में भी ये हरकतें करता था, इवन दो ही वॉज अ रियली गुड स्टूडेंट, और वो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा तेज था।
पर फिर एक दिन जोसेफ एक कॉफ़ी कैफ़े में रोज़मेरी से मिला और दोनों ने ही बहुत जल्द शादी करने की सोची। रोज़मेरी के साथ जोसेफ के 3 लड़के और 4 लड़कियां हुई, सो इन टोटल 7 बच्चे। ना रोज़मेरी जो थी जोसेफ की वाइफ, वो बहुत ही ज़्यादा शांत, बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्वभाव की लड़की थी। ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात ना करना, किसी की बुराई ना करना, बहुत ही ज़्यादा सेट कमांड्स पे चलना, ऐसा स्वभाव था रोज़मेरी का। जबकि जोसेफ इसका एकदम ऑपोजिट था। ही वॉज कंट्रोलिंग, ही वॉज पोजेसिव, ही वॉज करप्ट। तो जैसे जैसे ये लोग साथ में साल काटते गए, बच्चे पैदा करते गए, रोज़मेरी अब इस पेरेंटहुड में पूरी सबमिसिव हो गई थी। वो जोसेफ की हर एक बात मानती थी, किसी भी चीज़ को क्वेश्चन नहीं करती थी, चाहे वो कितनी भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। ऑल्सो जोसेफ एक इंजीनियर था। उस टाइम पे वो बहुत ही अच्छे पैसे कमा रहा था। उसकी 2 फैक्ट्रीज थी और साइड में उसका एक रियल एस्टेट का बिजनेस भी था। सो ही वॉज द ओनली वन हु वॉज प्रोवाइडिंग फॉर द फैमिली ऑफ 9। पर इस पैसे की वजह से, इस प्रोवाइडिंग पावर की वजह से कहीं ना कहीं रोज़मेरी और जोसेफ के बीच में पावर डायनामिक आ गया। अभी अंदर की बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि जोसेफ कितना ज़्यादा क्रूल था, सब लोग उससे हेट करते होंगे। पर जोसेफ के जो नेबर्स थे, उन्हें लगता था कि फ्रित्ज़ल फैमिली बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। उन्हें लगता था कि कितना अच्छा और प्यारा घर है इनका, इतने बच्चे हैं, इनमें आपस में कितना प्यार है, ये हमेशा साथ में घूमने जाते हैं। एंड दे ऑल्सो थॉट कि जोसेफ एक कितना अच्छा पिता और हस्बैंड है, वो अपनी बीवी से कितना प्यार करता है एंड ऑल। पर जैसा बाहर से दिखता है वैसा बिल्कुल होता नहीं है। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, राइट? जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि मैं आगे एक पॉइंट इससे एक्सप्लेन करूंगा। नाउ जैसे कि मैंने कहा, जोसेफ अपनी इंजीनियरिंग जॉब के साथ साथ रियल एस्टेट में भी डैबल करता था। वो कई सारे लोगों को प्री मेड हाउसेस बेचता था। तो इनमें से एक घर उसने अपने लिए भी खरीद लिया। इतने सारे बच्चे थे उसके, 9 लोग थे उसके घर में, तो वो अपनी फैमिली को एक बड़ा घर देना चाहता था। इसीलिए जोसेफ ने अपनी कंपनी से थोड़ा ही दूर एक बड़ा सा होटल खरीदने की सोची, जहां वो और उसकी फैमिली रहती थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिकॉज दिस वॉज अ होटल, सो यहाँ बहुत सारे कमरे थे एंड दिस वॉज परफेक्ट फॉर देम। पर मूव इन करने से पहले जोसेफ ने इस होटल को एक घर सा फील देने के लिए इस होटल को रेनोवेट कराया। स्पेसिफिकली उसने इस घर में कुछ मॉडिफिकेशंस करवाए। जोसेफ ने घर के नीचे एक वर्किंग स्पेस बनाने के लिए परमिट लिया था, जिसमें उसने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी थी। और कंस्ट्रक्शन की शुरुआत से ही कोई भी इस अंडरग्राउंड वर्किंग स्पेस में जाने के लिए अलाउड नहीं था। आई मीन इट काइंड ऑफ मेक सेंस, क्योंकि जोसेफ के बच्चे इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, वो एज में बहुत ही ज़्यादा छोटे थे और नीचे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, सो इट मेक सेंस। पर जोसेफ की बेबी वॉज ऑल्सो नॉट अलाउड देयर। और अगर कभी भी कोई इस वर्क स्पेस के जाने वाले दरवाजे के पास भी दिखता तो जोसेफ उस पर बहुत गुस्सा होता था और उसे मारता था, बी इट हिज किड्स और हिज वाइफ। नाउ इन 7 बच्चों में से एक लड़की थी एलिजाबेथ फ्रित्ज़ल, who was born on 6th April 1966. एलिजाबेथ इनकी चौथी संतान थी and she was just the ray of sunshine for रोज़मेरी। एलिजाबेथ स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी, वो सभी के साथ बहुत अच्छे से रहती थी और 15 साल की उम्र में जब उसने कंपलसरी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म कर दी थी तो उसके बाद एलिजाबेथ ने एक वेट्रेस का कोर्स ज्वाइन करा, क्योंकि उसे अब और पढ़ाई नहीं करनी थी और अपने आप से ही काम करना था। बट हर मेन रीज़न वॉज कि उसे घर से बाहर जाना था। बाहर जाना इन द सेंस उसे घर से मूव आउट करना था। एलिजाबेथ के बहुत बड़े गोल्स तो थे, पर अपने छोटे भाई बहनों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। एज यू कैन इमेजिन दिस थिंग कि 9 लोगों के लिए काम करना, 7 बच्चों को संभालना, वो भी इतने बड़े घर में, तो ये चीज़ रोज़मेरी के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती थी। तो एलिजाबेथ अपनी मॉम के साथ घर के कामों में हाथ बटाती थी, तो इसी वजह से वो अपने भाई बहनों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा प्रेफर्ड थी। शी वॉज एवरीवन्स फेवरेट इंक्लूडिंग जोसेफ। अपने सारे बच्चों में जोसेफ सबसे ज़्यादा प्यार एलिजाबेथ से करता था। जोसेफ सबसे ज़्यादा ऑब्सेस्ड एलिजाबेथ से था। मल्टीपल टाइम वो एलिजाबेथ के रूम में स्नीक इन करता था, उसे बहलाता था, फुसलाता था। वो अपने साथ हर जगह एलिजाबेथ को घुमाने ले जाता था। सारे बच्चों में से महंगे वाले गिफ्ट्स वो बस एलिजाबेथ के लिए लाता था। एंड दिस स्नीकिंग इन एंड स्लीपिंग नेक्स्ट टू हिज चाइल्ड, दिस ऑल स्टार्टेड व्हेन एलिजाबेथ वाज 10 और 11। और ऐसा भी नहीं था कि वो बाकी बच्चों को टाइम देता होगा, ही वाज लाइक टोटली डिस्कनेक्टेड विद हिज अदर किड्स। किसी को भी ये चीज़ नहीं पता थी कि एक्चुअल में चल क्या रहा है एलिजाबेथ और उसके फादर के बीच में। पर क्योंकि वो अपना इतना ज़्यादा टाइम अपने बाप के साथ ही बिताती थी, तो वो बाकी लोगों से काफ़ी डिस्कनेक्ट सी हो गई। एक हंसती खेलती लड़की से वो अब काफ़ी ज़्यादा कंजर्व, काफ़ी ज़्यादा गुमसुम, चुप रहने वाली लड़की बन गई थी। कई बार जब एलिजाबेथ के दोस्त उससे मिलने उसके घर पे आते थे, उसके साथ खेलने के लिए या फिर ऐसी तफरी मारने, यू नो हाउ किड्स आर, राइट, तो हर बार
जोसेफ डोर को आंसर करता था, और अगर उस फ्रेंड ग्रुप में एक भी लड़का होता था तो जोसेफ उन बच्चों पे चिल्लाता था। ही रियली वॉज ऑब्सेस्ड विद एलिजाबेथ। ऑब्सेस्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ही एक्चुअली चेंड एलिजाबेथ इन द नेम ऑफ लव। ये बोल के कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो एलिजाबेथ को बस अपनी मुट्ठी में रखता था। बट सडनली इन 1983 एलिजाबेथ अपने घर से भाग गई। एलिजाबेथ अब अपने डैड के बंधन से तंग आ गई थी, सो मे बी वो इसलिए भाग गई होगी वहां से। पर भागने के 3 हफ्ते बाद ही पुलिस ने उसे उसके दोस्त के घर में ढूंढ लिया था। ऑब्वियसली एलिजाबेथ की फैमिली चिंता में थी, पर जोसेफ एलिजाबेथ के लिए बहुत डरा हुआ था। इट ऑलमोस्ट सीम लाइक कि जोसेफ डर रहा था कि कहीं एलिजाबेथ कुछ बोल ना दे किसी को, और उसने एलिजाबेथ से ये प्रॉमिस करा कि इसके बाद एलिजाबेथ को कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलिजाबेथ वॉज कन्फ्रंटेड बाय हर मदर, जिसके बाद उसने वापस अपना वेटरिंग का कोर्स ज्वाइन करा। एंड इन 1984 उसे पास की सिटी लिंज में एक वेट्रेस की जॉब भी मिल गई थी। ऑन 28 अगस्त 1984 सो एलिजाबेथ के 18 टर्न होने के बाद जोसेफ ने एक दिन एलिजाबेथ को वापस घर बुलाया, और उसने एलिजाबेथ को कहा कि मेरे साथ जरा बेसमेंट में चलना, मुझे सामान उठाने में कुछ हेल्प चाहिए। लेट मी रिमाइंड यू दिस थिंग कि उस घर में जोसेफ के लड़के भी थे। फिर भी उसने एलिजाबेथ को फोर्स करा कि मेरे साथ बेसमेंट में चलो। एलिजाबेथ ने इससे पहले कभी भी अपने डैड का बेसमेंट नहीं देखा था, पर अपने पापा की बात चुपचाप मानते हुए वो उनके पीछे पीछे चली गई। पर एलिजाबेथ को ये नहीं पता था कि जोसेफ 18 साल से इस बेसमेंट को एक प्रिजन चैम्बर बना रहा था। जोसेफ ने एलिजाबेथ को एक छोटा दरवाज़ा पकड़ने के लिए कहा, और जब एलिजाबेथ इस दरवाजे को सही फोर्स से पकड़ने में बिजी थी तो जोसेफ उसके पीछे से आया, एक ईथर सोक्ड टॉवल लेकर। जोसेफ ने एलिजाबेथ के मुंह पर यह टॉवल लगाया, जिससे सांस लेने के बाद एलिजाबेथ बेहोश हो गई थी। जिसके बाद जोसेफ ने एलिजाबेथ की बॉडी को इस चेम्बर के अंदर फेंक दिया था। जब एलिजाबेथ उठी तो उसने देखा कि वो एक चेम्बर के अंदर बेड पर पड़ी है, जहां बस एक लाइट जल रही थी और उसके हाथ बंधे हुए थे। ये कमरे ज़्यादा बड़े नहीं थे और उनकी हाइट मैक्सिमम 6 फीट की थी। यहाँ एक बाथरूम, एक बेडरूम और उससे अटैच्ड एक किचन था। बट दिस प्लेस वॉज अ नाइटमेयर फॉर समवन हु वाज क्लोस्ट्रोफोबिक। और इतने ज़्यादा टाइट स्पेस में, इतने ज़्यादा छोटे कमरे में एलिजाबेथ 2 दिन तक बंद थी। जिसके बाद जोसेफ इस चैम्बर में वापस आया एलिजाबेथ के लिए खाना लेकर, और जैसे ही जोसेफ इस दरवाजे से अंदर आया एलिजाबेथ ने भागने की कोशिश करी, पर क्योंकि जोसेफ उससे बड़ा था तो उसने उसे रोक लिया वहाँ पर। एंड टू मेक श्योर कि एलिजाबेथ यहाँ से कभी भी ना भागे, जोसेफ ने उसके हाथ हैंडकफ कर दिए थे, और फिर जोसेफ ने एक चेन ठोकी एलिजाबेथ के बेड के बगल में, जहाँ से ही कनेक्टेड हर हैंडकफ्स। पर इस चेन से और इस हैंडकफ से एलिजाबेथ के हाथ में दर्द हो रहा था, तो जोसेफ ने एलिजाबेथ से एक एग्रीमेंट लिखवाया। पहली चीज़ तो ये थी कि एलिजाबेथ अब यहाँ से कभी भागने का ट्राई नहीं करेगी, एंड सेकेंडली उसने एलिजाबेथ से एक नोट लिखवाया कि वो घर से खुद भागी है। शी वॉज टायर्ड ऑफ लिविंग विद हर फैमिली, और वो एक फ्रेंड के साथ कहीं बाहर रह रही थी। एंड लास्ट में इस लेटर में ये लिखा गया था कि प्लीज़ मेरे पेरेंट्स मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। शी वॉज हैंडकफ्ड, शी वॉज देयर इन दिस डार्कनेस विद नो सनलाइट, विद नो फ्रेश एयर। और जोसेफ भी खाना लेकर बस वहाँ हर दूसरे दिन आता था, पर फिर भी इस बाप को अपनी बेटी पे दया नहीं आई। अब एलिजाबेथ बहुत दिन से गायब थी और उसकी कोई भी खबर नहीं थी, ना ही वो जॉब पर आ रही थी, ना ही वो घर में थी। तो एलिजाबेथ की मॉम रोजमेरी ने 1 हफ्ते बाद मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट लिखवा दी, जिसके लिए जोसेफ अपोज कर रहा था, एंड यू विल नो व्हाई वेरी सून। जिसके बाद ऑब्वियसली एलिजाबेथ की सर्च शुरू हो गई थी, बट शी वॉज नॉट फाउंड। नॉट फाउंड से भी ज़्यादा वियर्ड बात यह थी कि पुलिस को कोई क्लू भी नहीं मिला कि वो कहाँ हो सकती है। और फिर करीब 1 महीने बाद जोसेफ ने एलिजाबेथ से लिखवाया हुआ लेटर पुलिस को दे दिया, सेइंग कि शायद एलिजाबेथ ने कोई कल्ट ज्वाइन कर ली है, विच वॉजंट अनकॉमन एट दैट टाइम। तो पुलिस ने जोसेफ का विश्वास कर लिया, एंड दे स्टॉप्ड लुकिंग फॉर एलिजाबेथ फॉर एवर। एंड इन 1984 दिस केस वॉज क्लोज्ड। जब एलिजाबेथ यहाँ बंद थी तो उसने सोचा कि शायद मैं यहाँ 1-2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना रहूंगी, पर ये सब कुछ 24 साल तक चला। 24 ईयर्स तक एलिजाबेथ अपने घर के ही नीचे एक चेम्बर में बंद थी, टोटली कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे ही ये पुलिस वाला केस बंद हुआ, जोसेफ ऑलमोस्ट हर एक दिन एलिजाबेथ से मिलने जाता था। वो उसके लिए खाना लाता था, वो उसके लिए पानी लाता था, और यहाँ चेम्बर में 24 साल तक ऑलमोस्ट हर एक दिन
वो एलिजाबेथ को सेक्सुअली असॉल्ट करता रहा। एलिजाबेथ बेचारी वो कुछ कर नहीं सकती थी, वो किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकती थी, वो चिल्ला नहीं सकती थी, क्योंकि जोसेफ ने इस पूरे चेम्बर को साउंड प्रूफ करा था टू द पॉइंट कि अगर तुम इस सेल के दरवाजे के बाहर भी खड़े हो और कोई अंदर चिल्लाए तो तुम्हें तब भी आवाज़ नहीं आएगी। और क्योंकि जोसेफ यहाँ अपनी ही बेटी का रेप करता था तो शी स्टार्टेड हैविंग किड्स। 24 साल में एलिजाबेथ ने 7 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से सबसे पहला बच्चा पैदा होने के बाद ही मर गया था, और 3 बच्चे लीसा, मोनिका, अलेक्जेंडर, इनको जोसेफ ने इस चेम्बर से बाहर निकाल कर अपने ही घर में ऊपर पालना शुरू कर दिया था। जब रोजमेरी ने पूछा कि ये बच्चे किसके हैं या फिर कहाँ से आए हैं, तो जोसेफ ने रोजमेरी को बताया कि उसने ये बच्चे गोद लिए, अडॉप्ट करे हैं। He did all of this on goodwill, क्योंकि कभी वो भी ऑर्फनेज में रहता था। एंड रोजमेरी ने ये बात मान भी ली। उसने कहा कि we will be the foster parents of these kids। और जोसेफ ने इन तीनों बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, अडॉप्शन डॉक्यूमेंट सब कुछ बना लिए थे, क्योंकि उसे पब्लिक की नज़र में, जोसेफ को हमेशा शुरुआत से ही पब्लिक की नज़र में हमेशा अच्छा दिखना था। He was such a monster। एक तो वो अपनी ही बेटी के साथ ऐसे काम कर रहा था जो कि कोई भी बाप अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सोचेगा ऐसी चीज़ है। पर फिर उसने एलिजाबेथ को बिना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दिलाए 7 बच्चे पैदा करवाए। उसके 7 बच्चे तो पैदा हुए थे, पर जब एलिजाबेथ का 4th बच्चा पैदा हुआ था तो जोसेफ ने इस चेम्बर को बड़ा करने की सोची, और उसने एलिजाबेथ और उसके बच्चों को हाथ से इस चेम्बर को खोदने के लिए कहा। वो इस चेम्बर को फूड कंजर्व करने के लिए बड़ा करवाना चाहता था, ताकि अगर कभी जोसेफ को कहीं हफ्तों के लिए बाहर जाना पड़े तो एटलीस्ट एलिजाबेथ भूख की वजह से ना मरे। एलिजाबेथ जोसेफ से प्लीड करती रही कि पापा प्लीज़ एटलीस्ट, ओह माय गॉड पापा। एलिजाबेथ जोसेफ से प्लीड करती रही कि डैड प्लीज़ एटलीस्ट हमारे बच्चों को तो ऊपर रहने दो, दे नीड टू सी दिस वर्ल्ड। पर जोसेफ बिल्कुल भी नहीं माना। इंस्टेड ही एग्रीड ऑन गिविंग देम एंटरटेनमेंट, जैसे कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग दिस थिंग कि जब ये लोग खोद ही रहे थे इस चेम्बर को, तो इन्होंने अपने बाहर जाने का रास्ता क्यों नहीं खोदा? वेल, जोसेफ ने नीचे रहने वाले 3 बच्चों और एलिजाबेथ को धमकी दी थी कि अगर तुमने कोई भी भागने की कोशिश करी तो आई विल गैस दिस होल प्लेस, जिसके चलते सफोकेशन की वजह से तुम सब मारे जाओगे। एंड वैसे भी ऑल 4 ऑफ देम वर स्कैर्ड ऑफ जोसेफ, तो उन्होंने चुपचाप उसकी बात मान ली। जब भी जोसेफ एलिजाबेथ को इस चेम्बर में असॉल्ट करने आता था तो वो हर बार कुछ ना कुछ मंगाती थी उससे, जैसे कि अपने बच्चों के लिए बुक्स, अपने बच्चों के लिए पेंसिल, ताकि वो उन्हें पढ़ा सके। और उसने जोसेफ से कई सारे विटामिन की गोलियां भी मंगाई थी, क्योंकि उनके बच्चों ने कभी सूरज देखा ही नहीं था, सो दे वर पेल एज स्नो। या फिर जब भी किसी बच्चे की अगर तबीयत खराब होती तो पहले जोसेफ एलिजाबेथ का शोषण करता है और फिर बदले में वो इस बच्चे के लिए दवाई लाता था। कीप दिस थिंग इन माइंड कि इस पूरे टाइम पर 24 साल में ही यूज्ड टू हैव पीपल ओवर, जैसे कि कभी जोसेफ के दोस्त या फिर रोजमेरी के दोस्त भी उनके घर आते होंगे, नेबर्स भी थे उनके। इनफैक्ट जोसेफ के घर के नीचे के 3 वाले कमरे किराए पे थे, पर किसी को भी कभी भी बेसमेंट से कोई आवाज नहीं आई। बस एक किराएदार था जिसको इस घर में नीचे से खरोदने की आवाज आती थी। तो जोसेफ ने उसे ये एक्सप्लेनेशन दिया कि लीकिंग पाइप की वजह से आवाज आती है, और उसके कुछ हफ्ते बाद ही उसने इस आदमी को निकाल दिया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था। तो 24 साल तक किसी को भी ये भनक नहीं लगी कि कोई इस घर के बेसमेंट में रहता है। मोर सो कि इट इज एलिजाबेथ, इसकी ही बेटी, जो कि 24 साल पहले गायब हो गई थी। एंड उसके ऊपर से भी कि जोसेफ एलिजाबेथ पर और 3 बच्चों पर ऐसे अत्याचार कर सकता है। जोसेफ की लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, वो ये सब कुछ इतने टाइम से कर रहा था कि अब वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था, उसे आदत पड़ गई थी इस चीज़ की, और जो बचा कुछ डर भी था उसके दिमाग में, वो सब कुछ इन 24 साल में बिल्कुल ही निकल गया था। जोसेफ पहले भी ट्रिप्स पर जाता था, पर 2007 में जोसेफ एक 3 हफ्ते की ट्रिप के लिए गया था, जिसकी प्रिपरेशन उसने पहले से ही कर रखी थी। उसने एलिजाबेथ के लिए बेसमेंट में 3 हफ्ते का खाना पानी पहले से ही जमा कर रखा था, और वो इस ट्रिप पर भी अय्याशी और अपनी बीवी पर चीट करने ही गया था। तो उसके घर में उसके पास वाइफ थी, बेसमेंट में उसके पास अपनी बेटी थी, और बाहर तो ही वॉज हैविंग फन विद मल्टीपल लेडीज। पर सब कुछ बहुत जल्द जोसेफ की लाइफ में बदलने वाला था। ऑन 19 अप्रैल 2008 क्रिस्टिन, जो कि एलिजाबेथ की एल्डेस्ट बेटी थी, उसकी तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई। वैसे तो पहले भी जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती थी तो एलिजाबेथ उनका ध्यान रखती थी, पर इस बार क्रिस्टिन बेहोश होकर गिर गई थी और उसकी सांसें भी बहुत धीमी धीमी चल रही थी। तो एलिजाबेथ ने अपने डैड से प्लीड करा कि प्लीज़ आप इसे हॉस्पिटल ले जाइए, वरना हमारी बच्ची मर जाएगी।
एंड टू अ मिरेकल जोसेफ इस बात के लिए मान गया। इवन एलिजाबेथ वाज सरप्राइज, पर उसने अपना होश संभाला। उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और वो उसे पहली बार इस चेम्बर से बाहर लेके गई और फिर वो बेसमेंट की सीढ़ियों से ऊपर अपनी बेटी को लेकर आई। पर जोसेफ ने उसे एकदम से रोका और वापस चेम्बर में जाने के लिए कहा, वरना वो क्रिस्टियन को वहीं छोड़ने की धमकी दे रहा था। तो एलिजाबेथ ने चुपचाप अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए ये बात मान ली। क्रिस्टियन को ले जाने के लिए जोसेफ ने एक एम्बुलेंस बुलाई थी और उसे लैंडस क्लिमकुम एम्स्टन हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पता चला कि क्रिस्टियन को लाइफ थ्रेटनिंग किडनी फेलियर की डिजीज है। डॉक्टर ने पहले तो क्रिस्टियन की कंडीशन को कंट्रोल में लाना चाहा, बट देन दे सडनली रिमेंबर दिस थिंग कि अरे इस लड़की का नाम क्या है। उन्होंने जोसेफ से पूछा कि इस लड़की का नाम क्या है, तो उसने डॉक्टर्स को बताया कि ये लड़की मुझे रास्ते पे मिली थी, ये लड़की मुझे सड़क के बगल में मिली थी और इसके ऊपर एक नोट था। नोट में ये लिखा था कि कोई प्लीज मेरी बेटी को बचाओ क्योंकि मेरे पास हॉस्पिटल के पैसे नहीं हैं। पूरे स्टाफ ने जोसेफ की इस स्टोरी पे बिलीव कर दिया था, बस एक डॉक्टर को छोड़कर। उसने क्रिस्टियन का बैकग्राउंड चेक करा तो ना ही उसे क्रिस्टियन का नाम मिला, ना ही उसका टाउन, वो कहाँ से आई है, उसकी माँ का नाम क्या है, कुछ नहीं मिला इस डॉक्टर को क्रिस्टियन के ऊपर। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक दैट शी वॉज नॉट इवन बोर्न। क्रिस्टियन की कोई छवि इस दुनिया में थी ही नहीं। तो पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये थी कि क्रिस्टियन इतनी ज़्यादा पेल थी तो इस डॉक्टर के ना स्पाइडी सेंसेस टिंगल हो गए और उसने सीधा जाकर पुलिस को अलर्ट कर दिया। तो अब पुलिस वहाँ आई और पहले वो सीधा जोसेफ पर शक नहीं कर सकते थे क्योंकि बाहर तो ही वॉज वेल रिस्पेक्टेड। तो उन्होंने मीडिया में ये अपील करा कि जिसकी भी ये बेटी है, सो क्रिस्टियन की मॉम, आप प्लीज़ यहाँ हॉस्पिटल में आ जाइए। पर कोई भी नहीं आया क्रिस्टियन को लेने और फिर पूरा शक जोसेफ पर चले गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने क्रिस्टियन के अपेयर होने और एलिजाबेथ के डिसअपेयर होने में कनेक्शन बनाया और 2008 में वापस एलिजाबेथ की मिसिंग रिपोर्ट रीओपन हुई। इसमें सबसे पहले उंगली उठाई गई एलिजाबेथ के रिटर्न लेटर पर। पुलिस को इतने साल बाद अब लगा कि नहीं, एलिजाबेथ का जो लेटर था वो कुछ ज़्यादा ही स्पेसिफिक था, कुछ ज़्यादा ही डिक्टेटेड लग रहा था, जैसे कि किसी ने उससे ये लेटर ज़बरदस्ती लिखवाया हो। और जो इस लेटर में लास्ट लाइन थी कि मेरे मॉम डैड मुझे ना ढूंढे, एक लड़की जो अपने घर वालों को इतना परेशान करती थी वो ऐसी चीज़ क्यों लिखेगी। पर घर में वापस एलिजाबेथ को पता चला कि क्रिस्टियन की तबीयत खराब हो रही है, तो वो जोसेफ से प्लीड करती रही कि प्लीज़ मुझे एक बार मेरी बेटी से मिलने दो। और इतने सालों के बाद जोसेफ ने फाइनली एलिजाबेथ और उसके दोनों बेटों को चेम्बर से बाहर आने दिया 24 साल बाद। और इन दोनों बच्चों के लिए तो ये पहली बार था जिंदगी में जब वो बाहर की दुनिया देखेंगे। दे वर फाइनली फ्री। पर एलिजाबेथ को इस चीज की चिंता नहीं थी। वो जोसेफ के साथ जल्दी से हॉस्पिटल गई और वहां फाइनली अपनी बेटी से मिली। पर जैसे ही एलिजाबेथ इस हॉस्पिटल में आई, इस डॉक्टर ने दोबारा से पुलिस को अलर्ट कर दिया कि यहाँ कुछ लोग आए हैं। और पुलिस ने इन सभी लोगों को, इंक्लूडिंग जोसेफ एंड क्रिस्टियन ऑल्सो, इन सभी को वहीं पे अरेस्ट कर लिया। पुलिस एलिजाबेथ से क्वेश्चन पूछने लगी पर वो कुछ बोल नहीं रही थी, कुछ बता नहीं रही थी। डॉक्टर्स वर ऑल्सो फाइटिंग विद पुलिस क्योंकि ये सब इतने पेल थे, इतने वीक थे दैट दे वर वरीड फॉर देयर हेल्थ। और डॉक्टर्स पुलिस को ये बोल रहे थे कि प्लीज़ आप इन चारों पर इतना जोर ना डालिए। ये कार्यवाही कहीं नहीं जा रही थी। तो एलिजाबेथ एंड पुलिस दे केम टू एन एग्रीमेंट और शर्त ये थी कि अगर एलिजाबेथ या फिर एलिजाबेथ के बच्चे अपना मुंह खोलेंगे, अगर वो लोग अपना मुंह खोलते हैं, पुलिस से बात करते हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो जिंदगी में कभी दोबारा जोसेफ को नहीं देखना चाहते थे। एंड पुलिस ने कहा कि ओके, वी विल मेक श्योर दैट विल नेवर हैपन। फिर एलिजाबेथ ने अगले 2 घंटे में अपनी 24 साल की स्टोरी बताई। उसने बताया कि कैसे उसके बाप ने 11 साल की उम्र से ही उसके साथ ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी थी और कैसे जोसेफ ने एलिजाबेथ से वो लेटर लिखवाया था। कैसे जब जोसेफ एलिजाबेथ से सेटिस्फाई नहीं होता था तो वो उसे ज़बरदस्ती पॉर्न दिखाता था ताकि एलिजाबेथ नए मूव सीख सके। एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ दिस फ्रॉम अ लिटरल चाइल्ड। कैसे उसके पहले बच्चे की मौत हो गई थी क्योंकि एलिजाबेथ उस समय 19 साल की थी और उसे प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और कैसे इन बच्चों ने हर बार अपनी माँ का शोषण होते हुए देखा था, विच मेंटली स्कार्ड देम। सो ऑन 26 अप्रैल 2008, 73-year-old जोसेफ फ्रित्ज़ल was finally arrested. उसके अगले दिन एलिजाबेथ, उसके तीनों बच्चों को और रोजमेरी को भी मेंटल केयर में डाला गया as they seemed like that they were not mentally stable. और कौन ब्लेम कर सकता है उन्हें भला। उसके अगले दिन 27th DNA टेस्ट बाहर आए जिससे ये चीज़ साबित हो गई थी
कि ये तीनों बच्चे जोसेफ के ही थे, जोसेफ और एलिजाबेथ के, और जो 3 बच्चे जोसेफ ने अडॉप्ट करे थे वो भी एलिजाबेथ और जोसेफ के ही थे। फिर इसके ऊपर केस चला, पर अब जोसेफ किस बेसिस पे लड़ता भला? सब कुछ तो उसकी बीवी ने, उसके बच्चों ने, उसकी बेटी ने बता दिया था पुलिस को। डीएनए एविडेंसेस तक थे वहां, पर जोसेफ के लॉयर्स ने उल्टा ही दिमाग लगाया। उसने कहा कि मैंने ये सब कुछ इसलिए करा क्योंकि मैं अपनी बेटी को बचाना चाहता था। मेरी बेटी बचपन से ही मेंटली अनस्टेबल थी, सो इसीलिए मैंने ये सब कुछ उसके साथ करा। और जोसेफ ने ये कहा कि अभी आई वॉज ऑलमोस्ट रेडी टू रिलीज हर। जोसेफ का प्लान ये था कि वो एलिजाबेथ को रिलीज करता, पर ऐसे रिलीज करता कि जिसमें वो अच्छा दिखता। जोसेफ ने ये स्टोरी बना रखी थी कि 24 साल बाद एलिजाबेथ 24 साल बाद इस कल्ट से वापस बाहर आई। नहीं, एलिजाबेथ इस कल्ट से बाहर नहीं आई। जोसेफ ने एलिजाबेथ को इस कल्ट में ढूंढा, वहां से बचाया और वहां से बाहर निकाला, जहां एलिजाबेथ के साथ जबरदस्ती 3 बच्चे पैदा कराए गए थे। एलिजाबेथ पे इस कल्ट में अत्याचार हुआ था और उसके बाद जोसेफ ने उसे बचाया था। दिस वॉज अ फैंटेसी स्टोरी फॉर जोसेफ टू लुक गुड इन पब्लिक्स आई। वेल ऑफ कोर्स इट डिड नॉट गो अकॉर्डिंग टू प्लान एंड जोसेफ फ्रित्जेल को जेल हो गई। पर जब वो जेल में भी था तो ही वॉज इन डिनायल कि उसने अपनी जिंदगी में कुछ गलत भी करा है, उसने एलिजाबेथ के साथ कुछ गलत करा है। मैं तुम लोग को अब समझाता हूँ कि मैंने शुरुआत में इतना लंबा ये क्यों समझाया कि जोसेफ की मॉम ने उसके साथ क्या करा। अगर तुम लोग जोसेफ के दिमाग की जड़ देखते हो, उसकी प्रॉब्लम्स की जड़ देखते हो, तो ये सारी चीज़ें आती हैं उसकी बचपन से, जब उसकी माँ उसे मार के ज़मीन पे छोड़ देती थी या फिर कई दिनों तक उसे खाना नहीं देती थी। तो कहीं ना कहीं बचपन में ही जोसेफ फ्रित्जेल अंदर से टूट गया था, मेंटली वो बचपन में ही टूट गया था ना। इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसने एलिजाबेथ के साथ करा वो सही था, यू नो, जस्ट बिकॉज ही हैड दिस डार्क पास्ट। आई एम जस्ट सेइंग दिस थिंग कि इट ऑल स्टार्टेड देयर। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी एलिजाबेथ और उसके बच्चों को फ्रीडम नहीं मिली थी। दे वर पुट इनटू अ हेल्थ कैंप, जहां 4 दीवारी के अंदर भी उन्हें दोबारा बंद कर दिया गया था, एज दे डिड नॉट नो हाउ टू बिहेव इन द नॉर्मल वर्ल्ड एंड कुड बी हार्म फॉर अदर्स एंड देमसेल्व्स एज वेल। कितनी आयरनी वाली बात है कि 24 साल बाद जब एलिजाबेथ एक जेल से निकली तो उसे दूसरी जेल में डाल दिया गया। बट एटलीस्ट इधर शी वॉज बीइंग ट्रीटेड नाइसली एंड शी वॉज गेटिंग द हेल्प दैट शी नीडेड। बट विद दैट एलिजाबेथ फ्रित्जेल की स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। सब्सक्राइब टू मी बिफोर आई हिट 1 million guys. Please take care of yourself. Please keep your loved ones very close to you. And I will see you very, very soon. Bye bye.